डॉक्टर साहब, सर के बाल पतले हो रहे हैं और फ्रंट से स्कैल्प दिख रहा है इस साइड से, और अभी तो मेरी एज 27 साल की है। यही तो प्रॉब्लम है। आपको लगता है अभी अर्ली स्टेज है, टाइम है, लेकिन रियलिटी ये है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। अगर अर्ली स्टेज पे इसे कंट्रोल नहीं किया तो फॉलिकल्स इतने मिनिचराइज हो जाते हैं कि बाद में उन्हें वापस एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब फॉलिकल्स स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाते हैं तब चाहे पीआरपी करा लो, मिनॉक्सिडिल लगा लो, लेजर करवा लो, रिस्पॉन्स लिमिटेड हो जाता है। आज मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताऊंगा अर्ली बाल्डनेस के लिए रियल वार्निंग साइंस क्या है, कौन से ट्रीटमेंट्स साइंटिफिकली इफेक्टिव है और वो कॉमन गलतियां जो लोग अर्ली स्टेज पे करते हैं जिससे हेयर लॉस फास्ट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हेयर लॉस में जल्दी समझ जाना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक वापी से। पिछले 10 इयर्स में हमने 10,000 प्लस पेशेंट्स को हेयर लॉस के लिए ट्रीट किया है और एक पैटर्न हम हमेशा देखते हैं कि लोग पैटेंट बाल्डनेस को नॉर्मल हेयर फॉल समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम पर्सनली सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है और ये प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है। देखिए, हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, थायराइड्स, विटामिन डिफिशिएंसीज, पीसीओएस, मेडिकेशंस, इन्फेक्शंस। लेकिन पैटर्न बाल्डनेस, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक और हार्मोन मीडिएटेड कंडीशंस है, जिसे मेल्स में हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं और फीमेल में हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इनका कॉमन नेम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें डीएचटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्कैल्प के ससेप्टेबल एरियाज यानी फ्रंट, टेम्पल्स और क्राउन, उनके हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करता है और डीएचटी हेयर फॉलिकल के एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होता है और ये क्या करता है, धीमे धीमे टाइम के साथ फॉलिकल्स को छोटा करने लगता है। यानी फॉलिकल्स जो पहले बड़े थे, लंबे थे, वो छोटे होने लगते हैं। ये प्रोसेस बहुत साइलेंट होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हुए नहीं दिखते, इसलिए हम इसे कॉमनली नोटिस नहीं कर पाते हैं। पहले टेम्पल्स पे हेयरलाइन पीछे जाती है, फिर क्राउन वर्टेक्स पे भी थिनिंग दिखने लगता है, धीरे धीरे स्कैल्प ज़्यादा विजिबल होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, इसलिए जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा हेयर डेंसिटी प्रिजर्व होती है। अर्ली स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है? देखिए, साइंटिफिकली कुछ प्रूवन ऑप्शंस है जो हम रूटीन प्रैक्टिस में यूज करते हैं। हर पेशेंट का प्लान इंडिविजुअलाइज्ड होता है लेकिन प्रिंसिपल सेम रहते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो इसमें काम करता है वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, फॉलिकल्स के ग्रोथ फेज को लंबा करता है और लोकल ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करके हेयर का एनाजन फेज बढ़ा देता है। अर्ली स्टेज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये बहुत इफेक्टिव है। स्टार्ट करते ही पहले 2 to 4 वीक्स में थोड़ा शेडिंग बढ़ सकता है। ये पुराने टीलोजन हेयर्स जो ऑलरेडी डेड है उन्हें निकालकर नए एनाजन हेयर्स को जगह देने की वजह से होता है। 2 से 3 महीने के अंदर यूजुअली पेशेंट्स का हेयर फॉल कम होना फील होता है एंड विजिबल रीग्रोथ, डेंसिटी इंप्रूवमेंट जनरली 4 से 6 महीने में देखने को मिलता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स 6 to 12 मंथ्स के कंसिस्टेंट यूज के बाद आता है। सेकेंड है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड एक डीएचटी इनहिबिटर है जिसे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहा जाता है और ये एक एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। इससे स्कैल्प के डीएचटी लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प होता है और इसके कंट्रोल होने की वजह से न्यू फॉलिकल डैमेज होने से बचते हैं और मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स का फर्दर वर्सनिंग भी स्लो हो जाता है। क्राउन वर्टेक्स एरिया पे जनरली रिस्पॉन्स अच्छा होता है, टेम्पल्स और फ्रंट एरिया पे भी रिस्पॉन्स अच्छा होता है।
हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। इसका डोज, ड्यूरेशन और मॉनिटरिंग पेशेंट स्पेसिफिक होती है। थर्ड ट्रीटमेंट होती है पीआरपी। पीआरपी एक नॉन सर्जिकल रीजनरेटिव थेरेपी है। आपके खुद के ब्लड से प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट करके उन्हें स्कैल्प के थिनिंग एरियाज में इंजेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट से निकलने वाले ग्रोथ फैक्टर्स हेयर फॉलिकल्स के माइक्रो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं। ये आपके डॉर्मेंट मिनिचराइज्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब इन सारे ट्रीटमेंट्स को समझने के बाद कॉमन सवाल ये आता है कि डॉक्टर मुझे कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कॉम्बिनेशन थेरेपी, जहाँ पे टॉपिकल लोशंस, ओरल मेडिकेशंस, साथ में पीआरपी अर्ली टू मॉडरेट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बेस्ट ओवरऑल रिजल्ट्स देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो डेली मिस्टेक्स जो लोग करते रहते हैं और उन्हें लगता भी नहीं है कि इससे हेयर लॉस एक्सेलरेट हो रहा है। गलती नंबर 1, वेट एंड वॉच, यानी ट्रीटमेंट में डिले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं, शायद अपने आप ठीक हो जाए। ये सोच ही सबसे बड़ा नुकसान करती है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में टाइम इक्वल्स टू फॉलिकल लॉस्ट। अर्ली स्टेज में फॉलिकल्स अभी भी अटैच्ड और रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन सालों तक इग्नोर करने से फॉलिकल्स इतने मिनिचराइज्ड और स्ट्रक्चरली अल्टर हो जाते हैं कि फिर रिस्पॉन्स भी लिमिटेड हो जाता है। गलती नंबर 2, सिर्फ शैम्पूज और ऑयल्स पे डिपेंड करना। पैटर्न बाल्डनेस एक हार्मोनल और जेनेटिक कंडीशन है। शैम्पू सिर्फ स्कैल्प क्लेंजिंग और डैंड्रफ कंट्रोल में हेल्प करता है। ऑयल स्कैल्प बैरियर, ड्राइनेस और माइल्ड सर्कुलेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये डीएचटी को ब्लॉक करने में हेल्प नहीं करता है। गलती नंबर 3, सेल्फ मेडिकेशन या इन्फ्लुएंसर बेस्ड ट्रीटमेंट। कई लोग ऑनलाइन वीडियोस देखकर मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड खुद से शुरू कर देते हैं, फेक लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं या रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन या गलत फॉर्मुलेशन चूज कर लेते हैं। इसके लिए आप अगर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने स्ट्रेंथ में किस तरह से यूज़ करके आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? क्या लाइफस्टाइल का या बाकी चीज़ों का कोई रोल नहीं है? लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन भी ज़रूरी है ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि मेडिकेशंस फॉलिकल्स को बचाते हैं और लाइफस्टाइल उन्हें लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। प्रोटीन रिच डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन के सोर्सेस पनीर, कर्ड, स्प्राउट्स, दाल, नट्स, सीड्स, एग्स, ये सारे होते हैं और आपको अपने डाइट में इन्हें प्रॉपरली कंज्यूम करना ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा, डेली वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें। स्मोकिंग डीएचटी प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों को बढ़ाता है। अल्कोहल हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब करके डीएचटी लेवल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोनों मिलकर स्कैल्प के फॉलिकल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। रेगुलर स्कैल्प क्लींजिंग, माइल्ड शैम्पू से वीक में 2 से 3 बार स्कैल्प क्लीन रखिए। एक्सेस ऑयल, डैंड्रफ, बिल्डअप इन्फ्लेमेशन को वर्सन कर सकते हैं। ओवर वॉशिंग भी अवॉइड करें, बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्लीप, मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप जरूरी है। अगर अर्ली स्टेज मिस हो गया हो या थिनिंग या बाल्ड पैचेस काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए हो तो फिर ये एडवांस्ड ऑप्शंस कंसिडर किए जा सकते हैं आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन। सबसे पहला होता है जीएफसी थेरेपी। ये पीआरपी की तरह ही एक ब्लड डिराइव ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी कुछ अलग होती है और इसके अंदर प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकाले जाते हैं। इससे कुछ केसेस में फास्टर और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। लो लेवल लेज़र थेरेपी, स्पेसिफिक वेवलेंथ का लो इंटेंसिटी लेज़र यूज़ करके फॉलिकुलर सेल्स के मेटाबॉलिज्म और माइक्रो सर्कुलेशन को स्टिमुलेट किया जा सकता है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज़ होता है। इंडिविजुअली ये काफ़ी काम नहीं कर पाता है। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट। जब आगे के एरिया में या क्राउन एरिया में पूरे पैचेस क्लियरली विजिबल हो
और डोनर स्ट्रांग हो, जो बैक और साइड का एरिया होता है, तो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन देता है, लेकिन साथ में मेडिकल थेरेपी कंटिन्यू रखना होता है ताकि एग्जिस्टिंग नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी मेंटेन रहे। अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं कि पीआरपी और जीएफसी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, उनका प्रोटोकॉल, कॉस्ट बेनिफिट और कौन से पेशेंट्स में कौन सा ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। उस वीडियो का लिंक यहीं पे आपको मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिए।